हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम डेस्क में। और आज अपन कवर करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या किसी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को अपन आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अपन थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। और हमारी जो बायोलॉजी की क्लासेस है चल रही है काफ़ी दिनों से, आपको पता होना चाहिए। और अपन ने जो है अभी तक इसकी 4 क्लास हो चुकी है बायोलॉजी की। और क्या क्या कवर कर लिया है, तो अपन ने लीनियर्स का क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। उसके बाद आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन देख रहे थे। और आर.एच. विटेकर के अनुसार, जो आर.एच. विटेकर ने बांटा था समस्त प्राणियों को या समस्त जीव को 5 भागों में वर्गीकृत किया था। वो कौन कौन से थे? तो वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया, ठीक है। इन 5 में से अपन ने 4 को देख लिया था, 3 को देख लिया था। अपन ने मोनेरा देखा था, प्रोटिस्टा और फंजाई, इसको अपन ने कवर कर लिए थे। और जो अगला जो है हमारा जो आर.एच. विटेकर का अगला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? प्लांटेई है। उसको अपन आज कवर करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे अपने बुक में प्लांटेई, ठीक है। अपनी नोटबुक में आप हेडिंग डालो प्लांटेई की। तो जो चौथा वाला जो क्लासिफिकेशन है आर.एच. विटेकर का, वो कौन सा है? प्लांटेई। प्लांटेई, या इसे अपन पादप जगत भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पादप जगत, ठीक है। और ये क्लास जो है आपके लिए कौन कौन से एग्जाम के लिए आपको बेनिफिशियल होगी, तो मैं आपको बता दूं, ये क्लास आपको आपके आने वाले ग्रुप डी का एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम और साथ ही साथ जो अभी एमपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, जो कि मार्च में दोस्तों एमपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए लास्ट तक इस वीडियो को। और लास्ट में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में। और आपको समझ में आता है और आपकी इच्छा और भी जागृत होती है कि आने वाले समय में भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, तो उसके लिए आप क्या सिंपली कर दीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बेल आइकन का बटन होता है दोस्तों, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने पादप जगत को, ठीक है। तो पादप जगत की क्या क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं। तो दोस्तों देखिए, प्लांट किंगडम, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है ये सर्वव्यापी होते हैं। मतलब कि सभी जगह आपको मिल जाएंगे प्लांट, चाहे वो जल हो, स्थल हो, ठीक है। जल और स्थल दोनों में ही पाए जाते हैं प्लांट, इसलिए इन्हें अपन क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी बोलते हैं। तो पहले आप आराम से सुनिए जो मैं बोलता हूं और उसको समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद में अपन नोट्स के लिए आपके लिए नोट भी कर दूंगा और आपकी नोट्स जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो जाएंगी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है कॉपी और पेन लेके बैठिए या नोटबुक लेके बैठिए अपनी, और साथ साथ मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, जो प्लांट होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि दोस्तों आप जहाँ भी देखते हो कि प्लांट वहाँ पाए जाते हैं, चाहे वो नमी वाली मिट्टी हो, पथरीली मिट्टी हो, चट्टान हो। जी हाँ, चट्टान पर भी प्लांट पाए जाते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे चट्टान पर उगने वाले प्लांट कौन से होते हैं, ठीक है। सारा का सारा जो प्लांट किंगडम है। दूसरी की बात करूँ, दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्लांट किंगडम होता है वो कौन सा, उनका जो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? वो ऑटोट्रॉपिक होता है। अपन ने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपी, हिट्रोट्रॉपी और एक क्या होता है? पैरासाइट्स, ठीक है। ये सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस अपन ने देखे थे। तो जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब ये होता है वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या है? स्वपोषी का कहने का मतलब ये होता है, ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब क्या होता है? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन कैसे करते हैं? ये स्वयं बनाते हैं। और किसकी मदद से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे कि फोटोसिंथेसिस नाम जैसे ही आता है, तो इसमें एक चीज़ वर्ड आपको याद रखना है, क्लोरोफिल का, ठीक है। इनमें क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, या इसे अपन क्या बोलते हैं? पर्णहरित बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे अपन? पर्णहरित। पर्णहरित, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की मदद से ही ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? अपना भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरी चीज की बात करूँ तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक,
यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक इनकी जो सेल होती है, कोशिका होती है, ये कैसी होती है? ये यूकैरियोटिक होती है। मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, तो आप समझ गए होंगे। यूकैरियोटिक जैसे ही बोला, यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए, कि इसमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से मैच्योर होता है, मतलब कि केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उस सेल को अपन क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? तो जिसमें हमें केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, उस सेल को अपन क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ये मेजरली डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करूँ तो दूसरा दोस्तों आपको याद रखना है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब कि बहुकोशिकी होते हैं, बहुकोशिकी, ठीक है। बहुकोशिकी होते हैं मतलब कि एक से ज़्यादा कोशिका के द्वारा इनका निर्माण होता है। आगे बात करते हैं, इनमें जो सेल वाल प्रेजेंट होती है, इनकी सेल वाल कैसी होती है? इनमें सेल वाल उपस्थित होती है, इनमें क्या होती है? सेल वाल उपस्थित होती है। देखो सेल वाल बेसिकली क्या होती है, आप ऐसा समझिए कि एक ये कोशिका, ये पादप सेल है, ठीक है, ये पादप सेल है मतलब कि प्लांट सेल है। और प्लांट सेल के ऊपर में एक कवरिंग होती है, जो कि कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है, मतलब ये जीवित नहीं होती, नॉन लिविंग होती है। और ये बाहरी इसको सेल को क्या प्रदान करती है? प्रोटेक्शन प्रदान करती है, ठीक है। तो मेजरली जो सेल वाल होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद होती है। वहीं बात करते हैं अपन एनिमल की, तो एनिमल में जो है सेल वाल प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये आपको याद रखना है। तो प्लांट किंगडम में क्या होता है? सेल वाल उपस्थित होती है। और इनकी जो सेल वाल है ये किस चीज़ की बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ये किस चीज़ की बनी होती है सेल वाल इनकी? तो सेल वाल जो बनती है कैसे बनती है? सेल्यूलोज से बनती है, सेल्यूलोज, ठीक है। देखिए जो सेल वाल, एक तो आपने पढ़ा होगा पादप में, फंजाई में, ठीक है, कवक जिसे क्या बोलते हैं अपन? कवक में भी सेल वाल प्रेजेंट होती है और पादप में भी सेल वाल प्रेजेंट होती है, ठीक है। वहीं बात करें बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में भी सेल वाल उपस्थित होती है। तो इनमें दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है अलग अलग सेल वाल में। जैसे कि बात करें अपन बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में क्या है? सेल वाल किस चीज़ की बनी होती है? बैक्टीरिया। आप बताइए बैक्टीरिया में सेल वाल किस चीज़ की बनी होती है? कवक में भी सेल वाल पाई जाती है, जिसे फंजाई बोलते हैं। इसमें सेल वाल किस चीज़ की बनी होती है? और एक होता है हमारे पास शैवाल, इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। एक होता है क्या? शैवाल। इन तीनों चीज़ों की सेल वाल अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है, ठीक है। तो आपको इनको याद रखते हुए चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शैवाल में सेल वाल प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में होती है और कवक में होती है। लेकिन इन तीनों ही सेल वाल में एक डिफरेंस ये होता है कि ये तीनों की तीनों ही जो है अलग अलग मटेरियल की बनी होती है, मतलब कि अलग अलग इनका जो संगठन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि शैवाल की बात करूँ तो शैवाल में जो सेल वाल बनी होती है किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। वहीं बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें जो अमीनो एसिड की बनी होती है सेल वाल, इसकी काय की बनी होती है? अमीनो एसिड की बनी होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। और कवक की सेल वाल आप सभी को पता होगा काइटिन की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन, या इसे चिटिन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल वाल के ऊपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें इनका जो टाइप्स, मतलब कि प्लांट किंगडम को पूरा का पूरा जो प्लांट ही था, इसको जो है मेजरली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे के पूरे प्लांट में एक समान संरचनाएं नहीं होती है। आप देखते होंगे कुछ प्लांट बहुत छोटे से रहते हैं और कुछ प्लांट विशालकाय होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जैसे कि आप बहुत से ट्री देखते होंगे, ठीक है, और छोटा सा एक शैवाल देखते होंगे, ठीक है। और इनमें भी दोस्तों डिफरेंस ये होता है कि जो कुछ जो प्लांट होते हैं वो एक कोशिकी भी होते हैं। जैसे कि आपने एक शैवाल का नाम सुना होगा जिसका नाम क्या है? केल्प, ठीक है। केल्प एक ऐसा शैवाल है जो मुख्य रूप से एक कोशिकी होता है, नहीं सॉरी,
केल्प विशालकाय शैवाल होता है, और एक कोलेरा शैवाल का नाम आपने सुना होगा। जो कोलेरा होता है वो दोस्तों एक कोशिकी होता है, मतलब यूनिसेल्यूलर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों संरचना के आधार पर या उनके संगठन के आधार पर बात करेंगे अपन, तो प्लांट को टोटली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आप इसे लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए नोट्स आपको बनाना है तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, जो पादप जगत जो प्लांट ही होता है वो कैसे होते हैं, सोपोसी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और जब भोजन बनाते हैं तो भोजन में हेल्प कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। तो आप ये याद रख सकते हैं इनमें क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल होता है। तीसरी चीज़ आप यहाँ पे ये पॉइंट लिखेंगे, ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ यूकैरियोटिक होते हैं, इसलिए इन्हें बहुकोशिकी बोला जाता है। देखिए एक कोशिकी होगा तो वो हो सकता है वो प्रोकैरियोटिक हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एक कोशिकी है तो प्रोकैरियोटिक ही रहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा दोस्तों अमीबा, जो कि क्या होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है अमीबा की, लेकिन एक कोशिकी होती है। चलो वो दूसरा टॉपिक है। एक पॉइंट लिखेंगे बहुकोशिकी होते हैं, और इनमें जो सेल वॉल मौजूद होती है मोस्टली काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आप लिख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर नहीं लिखना है तो इसे मैं रफ करना पड़ेगा मुझे। चलो अब आगे बात करते हैं। प्लांट को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्लांटेई को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, और ये किसके आधार पर, संरचना, संगठन, ठीक है, इनके आधार पर, और आकृति और आकार के आधार पर बांटा गया है। तो इनका जो 3 है वो कौन कौन से आप लिख लेंगे। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है थैलोफाइटा, सेकेंड ब्रायोफाइटा, और तीसरा है ट्रेकियोफाइटा। थर्ड क्या है, ट्रेकियोफाइटा। ठीक है। तो ये किस आधार पर बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। तो इनका जो आधार है इन्हें डिवाइड करने का, ये मुख्य रूप से क्या है, जो थैलोफाइटा होते हैं, आपको याद रखना है ये पूरे के पूरे इनका जो समूह होता है थैलोफाइटा का, ये विभेदन रहित रहता है। मतलब इसे लिख सकते हैं आप विभेदन रहित। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें आप देखकर स्पष्ट रूप से इसकी पत्ती कहाँ पर है, इनका तना है कहाँ, इनका जड़ कहाँ है, इस रूप से आप विभेद नहीं कर सकते। मतलब कि इनको जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं किया जा सकता। पूरे के पूरे एक समान थैला के रूप में होते, जैसा कि आप थैला का आकार होता है ना, उस टाइप से जो प्लांट होते हैं उनको अपन थैलोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है थैलोफाइटा में मुख्य रूप से कि इनको जड़, तना और पत्ती के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको अपन क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा बोलते हैं। अब ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा में दोस्तों संवहन ऊतक प्रेजेंट नहीं होता। इसमें संवहन ऊतक उपस्थित नहीं होता। अच्छा, थैलोफाइटा में क्या संवहन ऊतक उपस्थित होता है क्या। संवहन ऊतक का मतलब जाइलम और फ्लोएम, जो 2 संवहन ऊतक पाए जाते हैं मुख्य रूप से काय में, प्लांट में, तो वो इसमें भी नहीं पाया जाता, थैलोफाइटा में भी नहीं पाया जाता। क्योंकि इसको तो यार अपन मतलब कि इसको तो जड़, तना और पत्ती कोई भी इसको समझ में ही नहीं आता है, कैसे कैसे ऐसे कुछ रह जाते हैं, कभी ऐसे निकल के आ जाते हैं, मतलब ये भिन्न टाइप से होते हैं। तो थैलोफाइटा में भी संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, और ट्रेकियोफाइटा में संवहन ऊतक पाया जाता है। इसमें क्या है, संवहन ऊतक पाया जाता है, ठीक है। तो ट्रेकियोफाइटा में संवहन ऊतक पाया जाता है। इसीलिए दोस्तों अब जब संवहन ऊतक प्रेजेंट होता है, देखिए जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, मतलब कि जैसे जैसे पौधों का विकास होता है उसके आधार पर ही थोड़े जो पौधे हैं वो जटिल होते रहते हैं, ठीक है। तो
तो उसी के आधार पर संवहन ऊतक प्रेजेंट होने के साथ साथ ही पौधों में जटिलता होती है, इसलिए उनमें भी भिन्न भिन्न टाइप्स होते हैं। तो संवहन ऊतक उपस्थित होने के आधार पर ट्रेकियोफाइटा को भी अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी है? तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कौन कौन से? इनको 3 भागों में फिर से अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक टेरिडोफाइटा, एक क्या है टेरिडोफाइटा, बी जिम्नोस्पर्म, ऐसा का ऐसा ही आप याद रखेंगे, इसे इंग्लिश हिंदी में भी यही बोलते हैं। और सी एंजियोस्पर्म, सी क्या है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इन तीनों में ही संवहन ऊतक पाया जाता है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है कि इनको अलग अलग बांटा गया है। तो इनमें मुख्य रूप से डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो है बीज रहित, इनके जो बीज रहते हैं वो कैसे रहते हैं? बीज रहित, मतलब कि इसमें बीज नहीं पाए जाते, उसे अपन टेरिडोफाइटा बोलते हैं। इनमें दोनों में बीज पाए जाते हैं, और इनमें जो बीज पाए जाते हैं इसमें खोल रहित बीज पाए जाते हैं, खोल रहित मतलब कि नग्न बीज होते हैं। ये कैसे होते हैं? नग्न बीज होते हैं, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? नग्न बीज पत्री भी इसे बोला जाता है। ठीक है, और इसमें जो रहते हैं खोल युक्त बीज रहते हैं, खोल युक्त बीज रहते हैं, मतलब कि इसमें जो बीज पाए जाएंगे, इसमें जो सीड्स होंगे, इसके एंजियोस्पर्म के सीड्स होंगे, वो एक उसके ऊपर एक कवरिंग होगी, मतलब उसके ऊपर एक क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा, और उसके अंदर जो है इनका जो बीज पाया जाता है उसे अपन एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये इनमें कोई भी प्रकार का जो है खोल नहीं पाया जाता, मतलब कि ये कैसे रहते हैं? खोल रहित रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये अपन ने क्या करना, अपन एक एक से सभी चीज को उठाएंगे, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, इन सभी को एक एक से उठाएंगे और डिटेल में इसकी अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन हम ट्रेकियोफाइटा की। अगर आप इसका लिखना चाहते तो लिख लीजिए, अदर ठीक है। तो क्या होता है थैलोफाइटा? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही पता होनी चाहिए कि इनका जो शरीर है, इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं रहता। इनका जो तना है, इनका जो शरीर है जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं रहता। कहने का मतलब यह है कि आप थैलोफाइटा वर्ग के अगर प्लांट को देखेंगे तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें जड़ कहाँ पर है और इसका तना कहाँ पर है, और पत्ती तो होती ही नहीं इनमें। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों क्या है बताइए? इसके 2 बेस्ट एग्जाम्पल है, एक शैवाल और एक कवक। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? इसमें अपन पढ़ते हैं शैवाल को, शैवाल, और जो कवक होते हैं, कवक भी कैसे होते हैं? थैलोफाइटा होते हैं। लेकिन कवक का आर.एच. विटेकर ने एक अलग बना दिया था किंगडम, अलग ही इनको वर्गीकृत कर दिया था आर.एच. विटेकर ने, इसलिए अपन मतलब प्लांटेई में फंजाई को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर अपन शैवाल को पढ़ेंगे। तो थैलोफाइटा में आप अब हेडिंग डालेंगे शैवाल की। ठीक है, तो शैवाल को आप लिखेंगे शैवाल के बारे में मुख्य रूप से। ठीक है, तो थैलोफाइटा में बेसिकली अपन शैवाल का ही अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो पौधा आएगा वो क्या, अब हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग शैवाल, शैवाल के बारे में अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो शैवाल कैसे होते हैं? तो ये मुख्य रूप से पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी यही होगी कि इनका शरीर जड़, तना और पत्ते में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये पहले, और दूसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब जब प्लांट है तो जाहिर सी बात है स्वपोषी हो गए ही होंगे, और स्वपोषी होते हैं इसका मतलब कि ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, और अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो किसकी सहायता से बनाएंगे? प्रकाश संश्लेषण।
तो एक पॉइंट ये भी लिखेंगे, ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और एक चीज आपको याद रखना है, क्लोरोफिल में जो पाए जाने वाला तत्व वो कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से एग्जामों में आया भी है। तो जो क्लोरोफिल में एक एलिमेंट पाया जाता है उसको अपन मैग्नीशियम बोलते हैं, Mg, जो क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। इसी की मदद से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण होती है, मतलब कि पूरी होती है, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये साफ जल तथा समुद्री जल दोनों में उगते हैं। ये साफ जल में भी पाए जाते हैं और समुद्र में भी पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, ये चट्टान और गीली मिट्टी, चट्टान और गीली मिट्टी पर भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। और चट्टान पर उगने वाले जो कवक है उसको क्या बोलते हैं, लिथोफाइट्स, मतलब कि जो चट्टान के ऊपर जो कवक उगते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या, लिथोफाइट्स। और एक चीज, आपने लाइकेन का नाम सुना होगा, किस चीज का, लाइकेन का। लाइकेन दोस्तों ये क्या होता है लाइकेन, तो लाइकेन के बारे में आपको ये याद रखना है, लाइकेन इंडिकेटर होते हैं किस चीज़ के, वायु प्रदूषण के। मतलब कि जहां आपको अगर वायु प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा दिखती है तो वहां लाइकेन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा लाइकेन का यूज़ क्या होता है, तो जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ब्लॉटिंग पेपर, या उसे क्या बोलते हैं यार, चलो छोड़ो, याद आएगा तो अभी मैं बता दूंगा। तो वो जो चीज़ है वो लाइकेन से ही बनाई जाती है, ठीक है। और जो लाइकेन होता है ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक तो कवक और दूसरा शैवाल। शैवाल और कवक दोनों ही साथ में जो है सहजीविता, मतलब कि म्यूचुअलिज्म के थ्रू कवक और शैवाल दोनों ही निर्माण करते हैं किस चीज़ का, लाइकेन का। और जो लाइकेन होते हैं दोस्तों ये चट्टानों पर उगते हैं, ये किस चीज़ पर उगते हैं, चट्टानों पर उगते हैं। जिसमें जो लाइकेन को जो शैवाल है ये क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। मतलब कि आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछे कि लाइकेन के लिए भोजन कहाँ से मिलता है, तो शैवाल बना के देता है लाइकेन के लिए भोजन। और जो लाइकेन को रहने के लिए स्थान कहाँ से मिलता है, ये कवक से मिलता है। तो ये क्या प्रदान करता है, शेल्टर। शेल्टर मतलब घर, शेल्टर, ठीक। इतना आगे बात करते हैं, इनकी आकार और आकृति भिन्न भिन्न होती है। मतलब कि शैवालों की जो आकार है वो भिन्न भिन्न पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो आप एक पॉइंट लिखेंगे शैवाल के संबंध में कि इनका आकार में विभिन्नताएं पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो आपने एक का नाम सुना होगा, स्पाइरोगायरा। क्या, स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा। दूसरा केल्प, तीसरा वॉलवॉक्स। तो ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा आपसे कि जो स्पाइरोगायरा होते हैं ये कैसे होते हैं, तंतुमय होते हैं। ये कैसे होते हैं, तंतुमय होते हैं।
केल्प जो होते हैं विशालकाय होते हैं, ये बहुत ज़्यादा विशालकाय होते हैं, विशालकाय मतलब कि बहुत बड़े आकार में पाए जाते हैं केल्प। और वॉल्वक्स जो है कॉलोनी युक्त होते हैं, कॉलोनी युक्त होते हैं, ठीक है। तो वॉल्वक्स कैसे होते हैं? कॉलोनी युक्त का मतलब ये है कि ये कॉलोनी में रहकर, मतलब कॉलोनी बनाकर जो है रहते हैं, ठीक है। और जो तीसरा और एक चीज और एक लिखेंगे आप, कॉलेरा। कॉलेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉलेरा। और ये बेसिकली कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इनकी कोशिका भित्ति। तो आपको मैंने बता ही दिया था, इनकी जो कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है। और इनमें जो भोजन है, भोजन का संचय, इनमें भोजन का संग्रह या बोलना चाहिए स्टोर किस चीज़ में रहता है? किस अवस्था में रहता है? तो स्टार्च के रूप में रहता है। तो इनमें भोजन का संग्रह के किस चीज़ से होता है? स्टार्च के रूप में। इनमें भोज्य पदार्थ मतलब खाद्य पदार्थ का संग्रहण किस चीज़ में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। ये आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे क्या रह गया और हमारा इनका प्रजनन। इनकी प्रजनन की बात करें तो मतलब कि हर प्राणी अपना अपना प्रजनन करते हैं, मतलब कि रिप्रोडक्शन करते हैं। उसी प्रकार से शैवाल भी जो है अपना जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो 3 टाइप से करते हैं। कौन कौन से? तो शैवाल का आप रिप्रोडक्शन लिखेंगे, रिप्रोडक्शन या इसे प्रजनन भी बोल सकते हैं आप। तो रिप्रोडक्शन ये 3 टाइप से होता है इनमें। एक वेजिटेटिव या इसे कायिक प्रजनन बोलते हैं। सेकेंड असेक्सुअल, इसे अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। और जो तीसरा होता है सेक्सुअल, इसे बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कायिक, और इसे अपन क्या बोलते हैं? अलैंगिक, और ये होता है क्या? लैंगिक, ठीक है। 3 टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं शैवाल। कायिक रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें जो शैवालों का क्या होता है? विखंडन के द्वारा होता है। मतलब कि वेजिटेटिव में क्या होता है? विखंडन होता है, विखंडन के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ओके आगे बात करते हैं सेक्सुअल की, तो असेक्सुअल की। तो इनमें जनन किस चीज़ के द्वारा होता है? तो जो स्पोर के द्वारा होता है, मतलब कि बीजाणु के द्वारा इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन में होता है रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो गैमिट्स बनते हैं। तो इनमें क्या, इनमें जो निर्माण होता है काय का? गैमिट्स का निर्माण होता है, गैमिट्स का निर्माण होता है, ठीक है। गैमिट्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस चीज़ में होता है? लैंगिक में होता है। और जो लैंगिक जनन में जो गैमेट्स बनते हैं 2 टाइप्स के बनते हैं। इसे अपन कौन क्या के बोलते हैं? एक बोलते हैं दोस्तों, एक का आप याद रखेंगे आइसोगैमी, और दूसरा जो है एनिसोगैमी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 टर्म आपको याद रखते हुए चलना है, आइसोगैमी और एनिसोगैमी। ये क्या चीज़ है? तो आइसोगैमी में क्या होता है कि एक समान गैमेट्स का निर्माण होता है, मतलब कि समान गैमेट्स का निर्माण होता है आइसोगैमी में। और एनिसोगैमी में 2 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, उन्हें अपन एनिसोगैमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनका रिप्रोडक्शन था, बेसिकली 3 टाइप का होता है रिप्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा इनके डिटेल के बारे में, सिंपली आप पूछेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस चीज़ में होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा शैवाल, तो आप शैवाल टिक मार सकते हैं। दूसरा चीज़ ये दे सकता है आपको कि जो स्पोर या बीजाणु के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस चीज़ में होता है?
वो भी शैवाल में होता है। और जो गैमेट्स का निर्माण होता है, मतलब गैमेट्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है, तो वो भी शैवाल में होता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की स्टडी ऑफ एल्गी या शैवालों का अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, इसे फाइकोलॉजी बोला जाता है, फाइकोलॉजी। देखिए दो चीज़ आती है, एक स्टडी ऑफ एल्गी और एक चीज़ आपको याद रख लेना है स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई मतलब कवक का अध्ययन और शैवाल के अध्ययन। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोला जाता है, और कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोला जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इनका जो डिवाइडेशन है शैवालों को भी उनके जो उनमें जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है उसके आधार पर डिवाइड किया जाता है 3 भागों में। मतलब कि क्लोरोफिल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के आधार पर जो शैवालों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। क्लोरोफिल की उपस्थिति के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, तो पहला जो है देखो, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा उसे क्लोरोफाइसी बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे अपन, क्लोरोफाइसी। देखो फाइसी बेसिकली जो वर्ड है फाइसी का संबंध होता है कैसे, शैवाल से। ठीक है, तो फाइसी का संबंध कैसे होता है, शैवाल से होता है। तो आप जहाँ भी अगर वर्ड आपको फाइसी लगे, फाइसी दिखे, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर बात काय की हो रही है, शैवाल की हो रही है। तो इसी प्रकार से जो पहला टाइप है इनका जो कौन सा है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। ठीक, दूसरा जो है, दूसरा टाइप है इसका फियोफाइसी, फियोफाइसी। और जो तीसरा टाइप है इसका रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, अब इनको किस आधार पर डिवाइड किया गया है, तो क्लोरोफिल जिसमें उपस्थित होगा, मतलब कि जिसमें जो पर्णहरित है वो कैसा होगा, हरे रंग का होगा, उसे अपन हरे रंग को ही अपन क्लोरोफिल बोलते हैं। मतलब क्लोरोफिल का कलर ही कैसा होता है, हरा होता है। तो क्लोरोफाइसी में मुख्य रूप से क्या उपस्थित, कौन सा पिगमेंट उपस्थित रहता है, इसे आप पिगमेंट बोल सकते हैं। पिगमेंट मतलब वर्णक। ठीक है, पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट रहेगा इसमें, क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल पिगमेंट उपस्थित होता है। इसी के कारण इनका जो रंग होता है ये कैसा होता है, हरा होता है। मतलब कि क्लोरोफाइसी जो शैवाल होंगे वो किस कलर के होंगे, वो हरे रंग के होंगे, और इनमें जो पिगमेंट है वो कौन सा उपस्थित होगा, क्लोरोफाइसी होगा। ठीक है, अगला जो है दोस्तों फियोफाइसी। फियोफाइसी, फ से फियोफाइसी और फ से फ्यूकोजिन्थिन, फ्यूकोजिन्थिन पिगमेंट जो उपस्थित होता है काय में होता है, फियोफाइसी में होता है। देखो इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी एक ट्रिक है, थोड़ा सा जुगाड़ है। वो जुगाड़ क्या है, इसमें भी फ है मतलब कि फियोफाइसी, और इसमें भी फ है ना, मतलब कि आधा फ है, तो आप इसे फ्यूकोजिन्थिन बोल सकते हैं। तो फ्यूकोजिन्थिन जिसमें फ्यूकोजिन्थिन पिगमेंट जिसमें उपस्थित रहता है उसे अपन फियोफाइसी बोलते हैं, और इसके कारण इनका जो रंग है वो कैसा होता है, भूरा होता है। तो इसे ब्राउन शैवाल भी बोलते हैं, अर्थात भूरी शैवाल बोला जाता है। ठीक है, तीसरा है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में फाइकोइरीथ्रिन, फाइकोइरीथ्रिन
ये कैसे होते हैं, रोडोफाइसी होते हैं। मतलब कि इसमें पिगमेंट कौन सा होगा, फाइकोइरिथ्रिन होगा। इसके कारण इनका जो कलर कैसा होता है, लाल रंग के होते हैं। ये शैवाल कैसे होते हैं, रेड होते हैं। ठीक है, तो र से आप समझ सकते हैं, र से क्या रोडोफाइसी, और र से ही क्या होता है, रेड होता है। ठीक, और इनका जो पिगमेंट अगर आपको याद रखना है तो फाइकोइरिथ्रिन काफ़ी मुश्किल हो सकता है याद रखने में। तो इसकी भी छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक ये है, देखो अब अगर इरिथ्रिन के अगर अपन वर्ड को पकड़े तो इरिथ्रिन में र आता है, इरिथ्रिन में क्या आता है, र आता है। और र से ही आप क्या बोल सकते हैं, रेड। र से क्या बोल सकते हैं आप, रेड बोल सकते हैं। और र से रेड, तो रेड से क्या हो जाएगा, रोडोफाइसी, और रोडोफाइसी से क्या हो जाएगा, रेड कलर का। तो आपको तीनों के तीनों ही याद हो गए। और इनके जो पिगमेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जो डिफ़िकल्ट होता है ना एग्जामिनर, उस पर ही ज़्यादा फोकस रहता है एग्जामिनर का। जैसे कि आपको पता है क्लोरोफाइसी, तो आपको सभी को याद हो गया होगा कि क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट रहता है, क्लोरोफिल होता है। दूसरा क्या है, फियोफाइसी। फियोफाइसी में जो पिगमेंट उपस्थित होता है, फ से ही क्या रखेंगे, फ्यूकोजिंथिन। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। और जो तीसरा है रोडोफाइसी, र से रोडोफाइसी और र से इरिथ्रिन, इरिथ्रिन आएगा तो फाइकोरिथ्रिन। ठीक है, फाइकोइरिथ्रिन। ओके, लाल शैवाल। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट रहता है, क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट उपस्थित रहता है, तो क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफाइसी। उसके बाद फियोफाइसी में कौन सा रहता है, फ्यूकोजिंथिन, जो ब्राउन कलर के रहते हैं। और जो तीसरा है वो कौन सा है, रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में कौन सा, फाइकोइरिथ्रिन, जो कि रेड कलर के रहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बात करते कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछते रहता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। तो पहला एक नोट करके लिखेंगे आप, जो बरसात के दिनों में जो मिट्टी के ऊपर हरे हरे रंग की क्या काई पाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ही शैवाल बोला जाता है। ठीक है, आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट हो गया, और जो सौंदर्य प्रसाधन का जो सामान रहता है उसके ऊपर जो चिकना जो पदार्थ अपन यूज़ करते हैं उसमें भी क्या रहते हैं, तो उसमें भी जो है रेड शैवाल रहते हैं। मतलब कि लाल शैवाल का उपयोग करते हैं, लाल शैवाल। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आइसक्रीम बनाने में और सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य मतलब कि ब्यूटी प्रोडक्ट। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया इनमें। और किस चीज़ में किया जाता है इनका उपयोग, तो दंत मंजन। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना है इनसे रिलेटेड, कि एक शैवाल कारा नाम का एक शैवाल है, कारा। ये शैवाल का उपयोग काय में किया जाता है, तो मच्छरों के अपघटन में कारा का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट, जो ब्रोमीन बनाई जाती है, ब्रोमीन का निर्माण किस चीज़ से किया जाता है, कौन सी शैवाल से किया जाता है, तो बताइए। ब्रोमीन का निर्माण जो है लाल शैवाल से किया जाता है। ब्रोमीन का निर्माण किस चीज़ से किया जाता है, इसका भी निर्माण जो है लाल शैवाल से प्राप्त की जाती है ब्रोमीन को। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीन, आपको याद रखना है। लाल शैवाल किस चीज़ से प्राप्त की जाती है, तो ब्रोमीन से प्राप्त की जाती है। ठीक है, और एक चीज़ होता है इसी में, आयोडीन आपने सभी ने सुना होगा आयोडीन के बारे में, आयोडीन नमक। ये भी शैवाल से ही प्राप्त की जाती है। और कौन सी शैवाल से, भूरी शैवाल, मतलब कि ब्राउन एल्गी से प्राप्त किया जाता है किस चीज़ को, आयोडीन को। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। और क्या इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट, एक भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए, सब के सब मैं आपको आज बता दूंगा। ओके, एक चीज़ आप याद रखेंगे, एक का नाम सुना होगा आपने, कोलेरा का। कोलेरा, ये
एक ऐसा शैवाल है जिसे अपन खाने के रूप में यूज़ करते हैं कोलेरा को, और ये हाईली प्रोटीन होता है, ठीक है। इसीलिए जो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष वायुयान होते हैं उनमें जो इनका उपयोग किया जाता है प्रोटीन सोर्सेज के लिए कोलेरा का उपयोग। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछता है एग्जामिनर कि अंतरिक्ष यान में उपस्थित होने वाला जो शैवाल है वो कौन सा है, वो है कोलेरा। और जो कोलेरा से ही एक एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है कोलेरा को। इसका जो निर्माण, इसकी जो एंटीबायोटिक है क्लोरेलिन, ये एक एंटीबायोटिक है जिससे कोलेरा से ही बनाई जाती है क्लोरेलिन। एक और शैवाल के बारे में आप याद रखेंगे, अगार। एक शैवाल का नाम है, आप याद रखेंगे क्या, अगार। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, ठीक है।